अस्सलाम एवरीवन, आई होप ऑल वेल। शौकत मारवा दिस साइड, चेयरमैन आई स्मार्ट ग्रुप। मैं बहुत दिनों बाद आप सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी और आज कांटेक्ट करने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ अपडेट्स भी मैं शेयर करना चाह रहा था। और इन द मीन टाइम हमारे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स की जो कुछ ऐसी क्यूरीज या कंसर्न्स थी जो कंटिन्यूसली आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा उठा के तो मैं उनका खुद जो है ना रिस्पॉन्स दे सकूँ। पहली बात ये कि जो अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख से 5 लाख की जो हमारे रूटीन रिफंड केसेस हैं, जिनका आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं, फर्स्ट ब्रैकेट की जो वेरिफिकेशन है उसके हमने मेजॉरिटी जो फेजेस हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। और इसकी जो बस फाइनल जो हमारे पास जो हमारी कंपनी एसओपी बनी हुई थी उसके मुताबिक जो फाइनल बैंक वेरिफिकेशन हमने करनी है, उन पेमेंट्स की जो हमारी कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन प्रोसेस है, बस वो प्रोसेस हमने कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है तो इंशाल्लाह रूटीन रिफंड केसेस को 2.5 से जो 5 लाख वाले हैं वो हम इंशाल्लाह प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। इसी के अंदर जो हमारे 2.5 से 5 लाख के अंदर जो हमारे प्रायोरिटी सेटलमेंट कस्टमर्स हैं, जिनकी फ्रॉम द बिगिनिंग हमारे उनके साथ कमिटमेंट थी कि उनकी हम 100% पेमेंट प्रोसीड करेंगे, तो उनका भी सेम केस है कि फाइनल फेज वेरिफिकेशन के बाद उनकी जो 100% पेमेंट होगी, जो 2.5 लाख से 5 लाख के दरमियान आएंगे, वो भी हम इंशाल्लाह प्रोसीड करना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर भी 2 हफ्ते लगेंगे या मैक्सिमम शायद 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश हमारी यही होगी कि उससे पहले हो जाए, लेकिन वही बात है कि जो मेरी अभी करंट कमिटमेंट्स होती है उसमें चूंकि सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, जिसमें जाके मुझे वो तमाम चीज़ों को भी देखना होता है। उसमें अगर कुछ दिन ऊपर नीचे भी हो जाते हैं तो आप लोगों ने पेशेंस दिखानी है। बाकी आई एम श्योर आप लोगों को अपडेट्स मिल रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट यही है कि उससे पहले हो जाए। जो हमारे रूटीन सेटलमेंट के एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने रूटीन सेटलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, आप सबको याद होगा, जिसमें हमने कंपनी ने एक ऑफर दी थी कि हमारे कस्टमर्स जो है वो कंटिन्यूटी में बगैर किसी नई इन्वेस्टमेंट के अपने डॉक्यूमेंट्स रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के लिए जमा कर सकते हैं, जिसमें हम मंथली उनको बाय बैक जो प्रॉफिट्स है जो 3% के हिसाब से वो देंगे। अगर कोई लम सम पे बात करता है तो 6 मंथ के बाद हम उनको 25% देंगे। उनकी भी जो हमने प्रायोरिटी सेटलमेंट में जो फॉल कर रहे थे, उनके हमने तमाम एमओयूज को रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स के लिए पूरे बोर्ड्स वगैरह बना के तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद जो कस्टमर्स हमारे रूटीन के हैं कस्टमर्स, जो प्रायोरिटी कस्टमर्स नहीं है, उसके पर हमने फर्स्ट ब्रैकेट सिर्फ चूज किया है इस फेज में, जो कि 5 मिलियन और उससे ऊपर का जो क्लेम था, उनकी मुतल्लिका वेरिफिकेशन सारे फेजेस कंप्लीट करके उनके एग्रीमेंट्स वगैरह भी हमारे इंशाल्लाह रेडी है। बस सिर्फ उनका भी एक ही फेज रहता है कि हमने सिर्फ उनके जो एक्चुअल जो कैपिटल अमाउंट्स है जिनका हमने एमओयू बनाना है, वो मुतल्लिका बैंक से वेरिफिकेशन फेज रहता है। जैसे जैसे जिनका वो कंप्लीट होता जाएगा तो उनके रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स जो है वो ड्राफ्ट भी रेडी हो जाएंगे, साइन होकर चले भी जाएंगे। और जिस तरह उनसे हमारी कमिटमेंट थी कि जिस डेट को आपकी कंसेंट आएगी उस डेट से ही आपका जो रूटीन सेटलमेंट की जो अमाउंट है जो मंथली हिसाब से आपकी कैलकुलेट होगी, उसी हिसाब से ही रिफंड हो जाएगी। तो कंपनी इंशाल्लाह उसी कमिटमेंट पे ही कायम है। बस वेरिफिकेशन स्टेज वो एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। आप सब समझदार हैं, आप सबको पता है कि अनफॉर्चुनेटली बड़े एम्बेजलमेंट्स हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। लोग, जारी बात है कि हर बंदा एक जैसा नहीं होता। 2 नंबर स्लिप्स बन जाती है, 2 नंबर डिपॉजिट स्लिप बन जाते हैं, 2 नंबर क्लेम आ जाते हैं, 2 नंबर चेक्स जमा हो जाते हैं हमारे पास, एमओयू 2 नंबर जमा हो जाते हैं जिनका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता। तो बजाय इस हकीकत के कि हमारे कस्टमर्स भी बेचारे परेशान हैं, उनकी भी कोशिश होती है कि मामलात स्पीड से चले, हमारी भी यही कोशिश होती है कि मामलात स्पीड से चले, लेकिन तमाम स्पीड को मद्देनजर रख के भी और हर प्रायोरिटी को जेहन में रख के भी ये एक फैक्ट है कि मामलात चूंकि पैसों के लेन देन के हैं, अमाउंट्स की और पेमेंट्स की लेन देन की है, तो वो जो हमने मुतल्लिका वेरिफिकेशंस है जो उसमें तसल्ली है वो जब तक नहीं कंप्लीट की होती तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कोई पेमेंट्स को ब्लाइंडली प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों में भी ये लास्ट स्टेप रहता है कि हमने मुतल्लिका बैंक से वेरिफिकेशंस कंप्लीट करनी है। और जैसे जैसे हमारी तसल्ली हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है, बाकी इस ब्रेकेट की तमाम चीज़ें रेडी पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह हम उसको प्रोसीड कर देंगे। रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट्स की भी कस्टमर ज़हन में रखिएगा कि इंशाल्लाह मैक्सिमम अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर आपके भी मामला जो ये फर्स्ट ब्रैकेट वाले हैं ना, जिनका आप लोगों को अपने हमारे जो सेल्स एम्प्लॉइज हैं जो आपके रेफरेंस हैं उन्होंने आपको गाइड भी किया होगा कि उसमें रूटीन सेटलमेंट में किन किन के एमओयूज जो है वो रूटीन सेटलमेंट्स के लिए बोर्ड का पार्ट बने वेरिफिकेशन का और उसमें ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं। उनके इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह 2-4 दिन आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं, टेंटेटिव इस डेट के अंदर इंशाल्लाह उनका सारा प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा, एमओयू भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और इंशाल्लाह जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो
उसकी पेमेंट ट्रांसफर का फिर हमें कोई मसला नहीं, वो इंशाल्लाह स्ट्रेट अवे प्रोसीड करेगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो वेरिफिकेशन का है, उसको किए बगैर हम प्रोसीड नहीं कर सकते, बस मजबूरी यहाँ पे ये आ जाती है। तो ये तो होगी नेक्स्ट अपडेट। थर्ड जो चीज़ हमारे पास आ जाती है, थर्ड हमारे पास जो सबसे अभी करंटली सबसे फास्ट वे में चल रही है, वो है हमारे प्रायोरिटी सेटलमेंट और जो हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स। चूंकि नाम से ही जाहिर है कि ये हमारे प्रायोरिटी कस्टमर्स होते हैं, तो जाहिर बात है कि वो क्यू में नहीं लगते, वो किसी जो है ना वो वेट में नहीं आते, और उनको वो कोई भी चीज़ ऑप्ट करते हैं, चाहे वो उनका कोई चीज़ रूटीन रिफंड में पड़ी होती है, चाहे उनकी कोई चीज़ रूटीन सेटलमेंट में पड़ी होती है, या चाहे उनकी डेफिनेटली फिर कोई चीज़ अगर प्रायोरिटी सेटलमेंट में आ जाती है, वो नई नई सेल्स वगैरह के साथ जब वो प्रायोरिटी सेटलमेंट कर देते हैं, तो वो रूटीन सेटलमेंट में भी उनकी जो प्रॉफिट का जो एडवांटेज उनको होता है, इसके बाद उनकी प्रायोरिटी सेटलमेंट की वजह से, चूंकि अगर उनके कोई एमओयू रूटीन सेटलमेंट में फॉल करते हैं, वो भी उनके प्रायोरिटी पे ऊपर आ जाते हैं, और उसी तरीके से रूटीन रिफंड भी। तो उनका भी सेम वही चीज़ है कि डेफिनेटली ये प्रायोरिटी सेटलमेंट भी इसी हिसाब से प्रोसीड कर रही है। यहाँ पे आप तमाम लोगों को ये डिटेल और अपडेट्स देने के बाद जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप सबकी जो है ना वो सामने लेके आना चाह रहा था, वो जो मैंने बार बार जिक्र किया है कि एक कस्टमर चाहे वो किसी भी फिर कैटेगरी में फॉल करता है, रूटीन रिफंड के लिए फॉल करता है, रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए फॉल करता है, या इवन प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए फॉल करता है, एंड ऑफ द डे जब हमने उसकी पेमेंट जो है वो रिफंड करनी है, उस वक्त सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये है कि उसकी एक्चुअल जो क्लेम अमाउंट है उसकी वेरिफिकेशन करना कि वो वाकई ही उस वक्त हमारे अकाउंट में लैंड कर गई थी और वो हमारे अकाउंट में आई है और वो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर रही है। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मेन 3 स्टेप्स हैं। एक है ओरिजिनल चेक को वेरीफाई करना, ओरिजिनल एमओयू को वेरीफाई करना, और तीसरी जो चीज है वो है उसकी पेमेंट को वेरीफाई करना कि वो हमारे पास लैंड कर गई थी और वो जो क्लेम बंदे का है वो ठीक है। अब सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी बंदे का चेक की कोई मजबूरी होती है, एमओयू की मजबूरी होती है, कि अगर वो या तो ये क्लेम करता है कि भाई चेक या एमओयू मैंने 2024 में जब कंपनी ने रिफंड का अनाउंसमेंट की थी तो मैंने जमा करा दिए थे, और उसकी लीव में मैं आपको नया जो है ना ई स्टाम्प के ऊपर अंडरटेकिंग दे देता हूं कि वाकई ही मैंने जमा कराए थे, तो हम इवन उसको भी जो है ना बाईपास कर लेते हैं, कस्टमर पे बिलीव कर लेते हैं कि जारी बात हमने अनाउंसमेंट तो की थी, अगर कर दिए थे तो हम एग्री कर जाते हैं। लेकिन जो सबसे एक अहम चीज है वो उसकी अमाउंट का क्लेम कि यार वाकई ही वो अमाउंट भी मैंने कंपनी को जमा किया। अभी चेक के ऊपर, एमओयू के ऊपर, ई स्टाम्प के ऊपर अंडरटेकिंग लेने के बाद तमाम चीज़ों को एक बार अंडरटेकिंग अंडर ओथ पे कि जारी बात है हमने भी अपने आप को सेव करना है कि मेरे पास फोटो कापीज पड़ी हैं, ये चेक की फोटो कापी है, ये एमओयू की फोटो कापी है, ये मेरा एक्चुअल क्लेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स या तो इवन मेरे से गुम हो गए या मैंने कंपनी को जमा कराए थे। तो अंडरटेकिंग अंडर ओथ एक ई स्टाम्प के ऊपर दे के जब वो तमाम स्टोरी ई स्टाम्प पे आ जाती है और हमें ओरिजिनल में जमा हो जाती है, तो इवन ये 2 स्टेप भी हम बाईपास कर सकते हैं। जहां पे हमारे पास रास्ता होगा, जहां पे प्रोविजन होगी, जहां पे अपने कस्टमर को रिलैक्स करने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता निकलेगा वो हम निकालते हैं, वो हम रिजिड नहीं होते। लेकिन एक तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वाकई ही कस्टमर ने 2023 में, 22 में, 24 में जिस वक्त की उसकी डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्या उसकी इन्वेस्टमेंट वाकई ही हमारे अकाउंट में आई थी? अब ये जो सवाल है उसका जवाब ढूंढना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमने मल्टीपल ऑप्शंस ऑलरेडी वेरिफिकेशंस के लिए लिए हुए हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। कुछ बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास रेडी पड़ी हुई, हम वहां से वेरीफाई कर लेते हैं जो हमारे पास अपने अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। कुछ हमारे पास जो पुरानी चैट्स पड़ी हुई है, कहीं से अगर बैंक स्टेटमेंट्स को मजीद अगर कोई वहां पे क्लैरिटी नहीं मिलती, हम चैट्स वगैरह की भी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक फैक्ट है कि आपको पता है कि हमारे जो आई स्मार्ट के अकाउंट्स हैं उसके चूंकि उस वक्त इश्यूज चल रहे थे, मसले चल रहे थे, हमने पिटीशंस ऑलरेडी रेडी की हुई हैं और हम उनकी एक्टिवेशन के लिए और मुतालिका बैंक से कंपनी की साइड से ही जो है वो स्टेटमेंट्स निकालने के लिए पिटीशंस ऑलरेडी प्रोसीड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली 15 दिन लगते हैं, 20-25 दिन, जो भी एक बैंक उसका लीगल मामलात का टाइम होता है वो लगेगा, तो इंशाल्लाह वो हमारे पास आ जाएंगे, ये मसला वहां से खत्म हो जाएगा। करंटली जब इस तरह की कस्टमर्स की बहुत क्यूरीज आ रही थी कि यार आपके टाइम पे वेरिफिकेशन, आपकी साइड पे वेरिफिकेशन पे ज्यादा टाइम लग रहा है और आप हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म बना दे, कोई ऐसी चीज बना दे कि ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये ज्यादा जल्दी हो जाए, उसमें फिर हमने कस्टमर्स को एक और प्रपोजल दिया है कि जिस तरह हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो लीगल वे में या अदालतों के जरिए से मुतल्लिका बैंक से निकलवाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस यूज कर रहे हैं। एक तरीका और एक प्रपोजल ये भी है
कि जो भी हमारा कस्टमर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो रूटीन रिफंड के लिए अप्लाई करता है, चाहे वो प्रायोरिटी सेटलमेंट का कस्टमर होने के बाद जब हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और उससे हम प्रूफ मांगते हैं पेमेंट की, उस वक्त जाके रिफंड के लिए अप्लाई करता है, जो उसकी अमाउंट बन रही है जो भी प्रायोरिटी सेटलमेंट के हिसाब से, या जो बंदा रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है और उसमें जाके उसका जो क्लेम बन रहा है और उस क्लेम के अगेंस्ट रूटीन सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके लिए कस्टमर अपने मुतल्लिका बैंक से अपनी स्टेटमेंट निकलवा ले। जिस वक्त जाके उसने हमारी आई स्मार्ट की किसी भी अकाउंट में पैसे जमा करवाए थे ना, तो वो लिमिटेशन तो हमारी तरफ है ना, कस्टमर की तरफ तो लिमिटेशन नहीं है। तो अगर कोई कस्टमर आसानी के साथ अपने मुतल्लिका बैंक में जाके वो जो पेमेंट क्लेम कर रहा है कि मैंने कंपनी में जमा कराए थे, उसकी अगर एक स्टेटमेंट निकलवा लेता है अपनी बैंक से और उसको अटेस्ट करवा के हमें अपने क्लेम के साथ जमा करवा देता है, हम कंपनी वाले सिर्फ ये करेंगे कि सिर्फ उस बैंक से जाके उस चीज को अपने तौर पर वेरीफाई करेंगे। और जैसे ही वो गो हेड दे देते हैं कि बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है ये वेरीफाइड है और ये जो आपके आई स्मार्ट के अकाउंट के अंदर जो पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, जो कस्टमर आपका है उसकी पेमेंट जेन्युइन है, वो वेरीफाइड है, मेरा ख्याल है यहाँ पे मसला हल हो जाता है। और यहाँ पे जाके हमारी जो क्यूरी है, जिस मकसद पे हमें टाइम लगता है, जिस वेरिफिकेशन स्टेप के ऊपर हमें टाइम लग जाता है, तो वो स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रेस्टिजियस कस्टमर्स जो कि अपनी बैंक स्टेटमेंट जिन्होंने अपने ही अकाउंट से या किसी के भी अकाउंट से थे, लेकिन जारी बात है कहीं ना कहीं तो अकाउंट से ही पैसे आए थे ना, अगर फैमिली के मेंबर है, दोस्त यार के अकाउंट से पैसे आए हैं, तो जारी बात है वो सारे तो बाहर है ना, वो अपने अकाउंट स्टेटमेंट तो कोई भी निकलवा सकते हैं। तो वो अपनी जो है ना वो मुतल्लिका अकाउंट निकलवा के जो स्टेटमेंट है 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की, जो भी जिसमें हमारी वो मुतल्लिका पेमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है, अगर किसी ने मल्टीपल पेमेंट्स की है डिफरेंट टेन्योर्स के अंदर, तो उसी कंप्लीट टेन्योर की जो है ना वो ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट निकलवाएं मुतल्लिका बैंक से, उससे अटेस्ट करवाएं, वो हमें अपने क्लेम के साथ जमा कराएं। चाहे वो क्लेम आप रूटीन रिफंड के लिए कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने किया हुआ है और ऑलरेडी आपका इन प्रोसेस है, तो ये स्टिल आपको करवाना लाजमी है और ये आसानी हो जाएगी हमारे लिए आपका केस जल्दी वेरीफाई करने के लिए और रूटीन रिफंड में आपकी जो रिफंड अमाउंट बनती है वो आपको रिफंड करने के लिए। रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट में अगर किसी ने अप्लाई किया हुआ है तो डेफिनेटली आपकी बाकी तमाम स्टेप्स कंप्लीट हैं या आगे कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से स्टेप रहेगा, तो जो कस्टमर हमें ये चीज प्रोवाइड कर देगा उसका रूटीन सेटलमेंट एग्रीमेंट ज्यादा आसानी के साथ और जल्दी बन जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे मुअज़्ज़ज़ कस्टमर्स प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं और जब हमने उनकी टाइम मेच्योरिटी के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर रिफंड करना है, तो एंड ऑफ द डे हमने उनकी वो मुतालिका अमाउंट तो वेरीफाई करनी है। अगर हम अपने स्टेजेस के ऊपर चलते हैं, अपने स्टेप्स प्रोसीड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें आपने देखा है कि उसमें हमें टाइम लग जाता है। तो कस्टमर अपने प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए अगर वो जो मुतालिका पेमेंट का प्रूफ है वो स्टेटमेंट निकलवा के अटेस्ट करवा के हमें जमा करवा देंगे, तो मेरा ख्याल है कि जो एक काम है जो 2 हफ्तों में होगा वो हो जाएगा 5 दिन में। जो 5 दिन का काम है हो सकता है 2 दिन में हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह का काम हमारे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स कर लेते हैं तो उसमें कंपनी को भी आसानी हो जाती है और ज़ाहिर बात है काम तो एंड ऑफ द डे कस्टमर का भी है ना, तो उनका जो अपना कोई प्रोसेस है जो लेंथी हो सकता है, पेंडिंग हो सकता है, तो वो काम भी इजी हो जाएगा। नेवरदलेस मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई कस्टमर्स होंगे जो ये क्लेम करेंगे कि यार मैंने किसी ऐसे वाय से आपको पेमेंट जमा कराई थी जैसे मैंने कैश जमा कराया था, मेरे पास इसके अलावा कोई और चीज है ही नहीं, मैंने कैश ही जमा कराया था। मैं यहाँ पे आप सबकी तसल्ली के लिए एक बात करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एट एनी कॉस्ट, एट एंड ऑफ द डे, अगर फिर एक कस्टमर ने किसी भी वाय से कंपनी को पैसा जमा कराया था और वो पैसा जस्टिफाइड है, तो हम डेफिनेटली उसको इनकार नहीं करेंगे कि भाई जब आप बोल रहे हैं कि जमा कराया था तो इसका मतलब है आपने जमा कराया था। अभी सवाल सिर्फ ये आ जाएगा आपने कैसे जमा कराया था और उसकी हमारे पास प्रूफ कैसे कैसे मौजूद है, कौन से रास्ते मौजूद है जहां से हम वेरीफाई कर सके कि अगर कस्टमर यहाँ पे ये भी बोल दे कि जमा कराया था लेकिन मेरे पास इसका सबूत अभी नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल कैश जमा कराया था तो मेरे पास डिपॉजिट स्लिप नहीं है या डिपॉजिट स्लिप है, तो जारी बात है वो तो फिर बैंक से तो वेरीफाई नहीं हो सकती ना, वो तो फिर हमारे इंटरनल सिस्टम से होगी। तो यहाँ पे मेरी तरफ से बस सिर्फ जो है ना फिर एक बात यही होगी कि ऐसे मामले में थोड़ा सा वेरिफिकेशन जो फेज है वो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा केस लेंथी हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे तसल्ली होनी चाहिए कि जब एक क्लेम आ गया और वो बंदा कहता है मैंने करवाए थे, तो जो वो डेट्स बता रहा है, जो वो टाइम टेबल बता रहा है, हम हमारे पास जो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज जो मीडियम्स हैं, हर मीडियम का इस्तेमाल करके हर एक्सट्रीम लेवल की तसल्ली तक जरूर जाएंगे और वहां से जाके उस चीज की बॉटम तक जाएंगे और उसका रिजल्ट निकालेंगे।
और एंड ऑफ द डे अगर हमें तसल्ली हो गई कि वो जो कस्टमर जो चीज क्लेम कर रहा है अपनी तमाम जो है ना वो वेरिफिकेशन मीडियम्स को यूज करने के बाद भी मौजूद नहीं है, तो हम डेफिनेटली उसको कांटेक्ट बैक करेंगे कि भाई हमने ये तमाम चीजें जो आप बता रहे कर ली, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेटस है। लेकिन एंड ऑफ द डे जो जेन्युइन जिसका क्लेम होगा उसको एट एनी कॉस्ट हर तरीके से हम उसको यूटिलाइज भी करेंगे, हर मीडियम यूटिलाइज करेंगे और इंशाल्लाह हम उसकी रिफंड का हर तरीका यूटिलाइज करेंगे। एज यूजुअल मेरा वॉइस नोट काफी लंबा हो गया, लेकिन आज बातें बड़ी टाइम के बाद मैंने आप लोगों से करनी थी और बहुत टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन आया था। सो दैट इज द रीजन मैंने कहा कि जो क्यूरीज जो कंसर्न्स अभी तक हैं तो वो भी मैं आप लोगों को एक साथ एड्रेस कर दूं, और जो अभी तक की करंट हमारे पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं तो भी मैं आप लोगों को एक साथ जो है ना मैं आप सबको बता सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।